अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट के हम जो अब पढ़ चुके हैं कि भाई आपके पास डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल से हमने लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली, उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी की टर्म को टी से रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल टी से। तो मैंने जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा हुआ है दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, तो मैं उसे जनरलाइज कोऑर्डिनेट में समझना चाहता हूं कि वो टूल कैसे पढ़ा जाएगा। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। तो कंसीडर करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे होगी। तो आप बोलोगे कि भाई टी बराबर आ जाएगा 1/2 समेशन आई एम आई आर आई डॉट स्क्वायर। आर आई के ऊपर डॉट है, डॉट का मतलब टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो दैट शुड बी रिप्रेजेंट वेलोसिटी। तो आप इसी टूल को यूं लिख सकते हो 1/2 समेशन आई एम आई वी आई स्क्वायर, और आई की वैल्यू 1 से n तक, आई की वैल्यू 1 से n तक होगी। अब अगर मुझे इसे जनरलाइज कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसे क्यूज की टर्म में लेके आऊंगा। तो मैं जानता हूं कि भाई आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को जनरलाइज कोऑर्डिनेट से ऐसे एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। अब R1 जो है आपके पास, यहां से आप कहोगे Q1 Q2 Q3 Qn, और T के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब Qn आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, और साथ में टाइम कि किस टाइम पे पोजीशन आपकी जो आपके पास आ रही है। अब चूंकि मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशियल करता हूं तो इसकी लेफ्ट साइड पे भी डिफरेंशियल आएगा, राइट साइड पे भी डिफरेंशियल आएगा, तो आप इसे यूं लिख लोगे कि भाई डी आर आई समेशन जे आ जाएगा। अब आपके पास पार्शियल आर आई पार्शियल क्यू जे इंटू डी क्यू जे पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल टी इंटू डी टी आ जाएगा। अब आपके पास जरा इस चीज को समझो कि R यहाँ पे Q1 पे भी डिपेंड कर रहा है, तो Q1 के लिहाज से डिफरेंशियल होगा, Q2 के लिहाज से डिफरेंशियल होगा, Q3 के लिहाज से डिफरेंशियल होगा, Qn के लिहाज से डिफरेंशियल होगा। तो सारे डिफरेंशियल अलग अलग लिखने की बजाय मैंने समेशन की फॉर्म में लिख दिए। मैंने कहा समेशन J आपके पास पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे इंटू डी क्यू जे, और J की वैल्यू अब आप समझ सकते हो 1 to n तक होने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से फिर R टाइम पे डिपेंड कर रहा था, तो मैंने पार्शियल आई आर आई ओवर पार्शियल टी इंटू डी टी कर दिया। तो जनाबे वाला अब आपके पास ये इस पैटर्न पे आपने डिफरेंशिएट कर दिया इक्वेशन की बोथ साइड को। किस इक्वेशन को? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी। अब मैं यहां से अगर डी टी खत्म करना चाहूं तो मैं दोनों साइड्स पे लेफ्ट राइट पे डी टी से डिवाइड कर दूंगा, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? डी आर आई ओवर डी टी, यहाँ पे डी क्यू जे है तो उसके नीचे डी टी आ जाएगा, डी टी ओवर डी टी यहां से खत्म हो गया 1 हो जाएगा। अब डी आर आई ओवर डी टी, क्या इसे हम आर डॉट ना बोल दें? क्यू डी क्यू जे ओवर डी टी, क्या इसे क्यू जे के ऊपर डॉट ना बोल दें? तो ये इक्वेशन आ गई वेलोसिटी की आपके पास। अब ये वेलोसिटी इन टर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बना ली है। तो जनाबे वाला क्या अब ये वी आई की वैल्यू में इक्वेशन 1 में नहीं लगा सकता? तो वो वैल्यू मैंने वहां पे प्लेस कर दी कि ये जो वी आई वेलोसिटी आई मेरे पास, वो चूंकि अब स्केयर पैटर्न पे है तो मैंने उसका स्केयर बना के यहाँ पे लिख दिया। समझ आ गई बात? दैट इज कॉल्ड इक्वेशन 2। तो अब तक तो हमने सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू प्लेस की है। अब जब आप ये स्क्वायर ओपन करोगे तो अंदर आपको दो टर्म्स दिखाई दे रही हैं। इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा, और 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला कंसेप्ट आने वाला है। तो देखो मैंने इसको कलर दे दिया कि पहले फैक्टर का स्क्वायर और ये दूसरे फैक्टर का स्क्वायर, प्लस बीच में क्या किया? 2ab का कंसेप्ट ले आया। ओके होगी बात? ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जनाब यहां पे ये स्क्वायर था तो मैंने इसको 2 दफा लिख लिया। अब जरा ये 2 दफा लिखने में मैंने एक काम किया, यहां पे जे चल रहा था, यहां पे एक फैक्टर तो मैंने जे ही रखा, मगर दूसरा फैक्टर के जो सबस्क्रिप्ट थे वो मैंने के कर दिए। अब ये जो सफिक्स है ये आपके पास जस्ट एक डमीज होते हैं, यानी इनका आपके पास किरदार, ये इनकी बस एक नंबर शो करना होता है। तो आपने इनको कोई नाम दे देना है कि आपके पास आई बी दे दें, जे दे दें, के दे दें। तो दो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने जस्ट इनके नाम चेंज कर दिए। अगर मैं जे को जे के साथ लिखता तो आप दोनों कोऑर्डिनेट्स में फर्क ही ना कर पाते, दोनों में फर्क ही ना कर पाते। तो इसलिए मैंने इसे जे से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसे किससे रिप्रेजेंट कर दिया? के से रिप्रेजेंट कर दिया। बाकी फैक्टर में मैंने अभी कोई बदलाव नहीं किया। और नीचे मैंने लिख दिया कि ये डमीज इंडिसेस होते हैं, आप इन्हें किसी भी चीज के साथ
वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपके समेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दैट्स रिप्रेजेंट जस्ट नंबर के एक तादाद को शो कर रहे हैं, आप उसे किसी भी तादाद वाले जेड एल एम किसी चीज से भी शो कर सकते हैं। ओके होगी बात जनाब। अब क्या करना है, ये जो बाहर लिखा हुआ है 1/2 समेशन आई एम आई, अगर मैं इसे अंदर ले जाऊं, उससे पहले अगर आप इसे जरब देना चाहें तो आप वो जरब दे सकते हैं कि आपके पास समेशन जे है, समेशन के है, तो आप देखो मैंने समेशन जे के इकट्ठा करके लिख दिया, पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे, पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू के मैंने इकट्ठा ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ से क्यू डॉट क्यू जे के ऊपर डॉट था, क्यू के ऊपर डॉट है, वो मैंने लिख दिया, यानी जस्ट इनको मल्टीप्लाई किया है और 1/2 समेशन एम आई अंदर तीनों फैक्टर्स के साथ जरब खा गया। ठीक होगी बात। ये बहुत अहम इक्वेशन है, ये एक तरह से जर्नल इक्वेशन आ गई मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की। अब इसके अंदर से मुझे चाहिए वो होगी आपके पास बेसिकली जनरलाइज कोऑर्डिनेट वाली टर्म। अब इसमें कुछ ऐसी टर्म्स आ रही हैं जो जिनमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट है ही नहीं, ठीक है, तो अब हम वो जरा समझते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे 1/2 एम समेशन जो के साथ आएगा, यहाँ पे समेशन मैंने मिस कर दिया है, तो समेशन एम आई और यहाँ से ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है पार्शियल आर आई पार्शियल क्यू जे, पार्शियल आर आई पार्शियल क्यू के, जिनका कलर मैंने चेंज किया है, इस सारे को मैं एक नाम देने वाला हूं, डेट इज कॉल्ड ए जे के। समझ आ गई, यही इक्वेशन है। इस इक्वेशन में से ये फैक्टर मैंने इनको क्या रिप्रेजेंट कर दिया मैजेंडा कलर में, डेट इज कॉल्ड ए जे के। तो बाकी बच के समेशन जे के क्यू जे डॉट क्यू के डॉट वो मैंने लिख दिया। अब जरा अगले फैक्टर में देखो, समेशन एम आई आपके पास है, वो जो 1/2 अंदर गया था, यहाँ पे भी 2 था, वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो गया, समेशन एम बच गया था आपके पास। तो वो समेशन एम आई पार्शियल आर आई पार्शियल टी और यहाँ पे पार्शियल आर आई और पार्शियल क्यू जे, इस सारे जिसको मैंने ब्लू कलर दिया है, इस सारे को मैंने बी जे का नाम दे दिया और रिमेनिंग फैक्टर साथ में लिख दिया है। और ये जो आखिरी टर्म जिसके साथ 1/2 समेशन एम आई अंदर जरब खा चुका है, सारे को मैंने रेड कलर में रिप्रेजेंट कर दिया। ये सारी चीज मेरे लिए सी कहलाएगी। क्या आप इसमें देख सकते हो कोई भी जनरलाइज कंपोनेंट मौजूद नहीं है। तो जनाब अब ये इक्वेशन नंबर 4 बन चुकी है, जो मैंने अभी सारी वो जिसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू डाली है। ठीक है, बात समझ आ रही है कि आपने कैसे चीजों के अंदर वैल्यूज प्लेस की हैं। तो जनाब अब आपके पास ये जो इक्वेशन 3 थी, इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स को मैंने एक सर्टेन नाम दिए, ए जे के बी जे सी, वो वैल्यू लगा के मैंने इक्वेशन नंबर 4 बनाई। आगे चलते हैं। अब आपके पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, अगर मैं कहूं ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं करती, यानी कि आपके पास ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं जो स्लोरोनॉमिक्स है, तो इसका मतलब आपके पास वो वक्त बदलता भी रहे, वक्त चलता रहे, तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, तो उनका पार्शियल डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वो वक्त के लिहाज से बदलाव ही नहीं आ रहा। तो अब जरा ये जो फैक्टर लिखे गए हैं, मैंने इनको इसीलिए इस तरह लिख दिया ताकि मुझे समझाना आसान आए। क्या इसमें पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल टी आर है, इसमें पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल टी आर है। इसका मतलब अगर मैं ये कंडीशन समझ लूं कि मेरे पास ऐसे कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं जो टाइम के साथ बदलाव ही नहीं आता जिनमें, तो इसका मतलब पार्शियल वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब बी वाला फैक्टर भी जीरो हो जाएगा, सी वाला फैक्टर भी जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन 4 में से 2 फैक्टर तो उड़ गए, तो इसका मतलब सिर्फ एक फैक्टर ही बाकी बचेगा आपके पास। तो अब इसका मतलब वो इक्वेशन 4 में से जो एक फैक्टर बचा वो मैंने नीचे लिख दिया है और ए जे के की वैल्यू में भी मैंने लगा के समझा दिया है। आगे मुझे चूंकि इस्तेमाल करनी है तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा लगा दी है, ना भी लगाएं अगर याद है तो वैसे भी लिखा जा सकता है। तो इक्वेशन 4 में से ये फर्स्ट फैक्टर आपका बच रहा है। क्लियर होगी बात। वो मैंने क्या बना दिया, इक्वेशन नंबर 5 बना दी। मैंने कंडीशन लगाई कि भाई मेरे पास कांस्टेंट ऐसे हैं जो टाइम के लिहाज से वेरी नहीं करते, यानी जो जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं तो अब इंडिपेंडेंट है वो टाइम से, तो इसका मतलब वहां पे उनके लिहाज से बदलाव नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा तो उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 5 बन चुकी है जनाब। अब यहाँ पे जो अब वैल्यू आ रही है ये मैं इस तरह छोड़ देता हूं। तो अब अगर आप इक्वेशन नंबर 5 को डिफरेंशिएट कर दो किसके लिहाज से, क्यू डॉट जे के लिहाज से, ये मैंने अगली चीज समझाने के लिए लिखी थी वो मैंने अलग कर दी दोबारा। यहाँ पे ये जो आपको मैजेंडा कलर लिखा हुआ है आपने इसे क्या नाम दिया हुआ है, ए जे के, याद आया।
यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि ए जे के मैजेंडा आपके पास है वो इन फैक्टर्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब आपने जो इक्वेशन 5 का शुरू का हिस्सा है इसे आपने डिफरेंशिएट कर देना है, किससे, क्यू डॉट जे से, लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को भी। अब ए जे के अगर आप गौर करो क्या इसमें क्यू डॉट जे कहीं आ रहा है, तो जब आप वो फैक्टर ही नहीं है तो इसका मतलब आप उसे डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते, वो जीरो आएंगे अगर हुआ भी तो कांस्टेंट के तौर पे लेते हुए मैंने उसे बाहर ले दिया। समझ आ रही है कि मैंने इसे बाहर क्यों लिखा, क्योंकि अब ये मैजेंडा कलर में आपको एजे के नजर आ रहा है, क्या इसमें क्यू आई डॉट की कोई वैल्यू है, तो वो वैल्यू मौजूद नहीं है, जिसके लिहाज से मुझे डिफरेंशिएट करना है। जब वो वैल्यू ही नहीं है तो ये कांस्टेंट है, इसे निकाल के बाहर करो, तो मैंने बाहर कर दिया। अब अंदर क्या ये आपके पास पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट और ब्रैकेट में रिमेनिंग फैक्टर लिख दिया, क्या जनाबे वाला ये प्रोडक्ट रूल लगेगा? फर्स्ट फैक्टर वैसे ही छोड़ा, सेकंड का आपने क्या ले लिया, डिफरेंशिएट कर दिया, फिर फर्स्ट को सेकंड को छोड़ा, फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर दिया। मैंने फर्स्ट और सेकंड के कलर आपके पास चेंज करके समझा दिए। अब अगर आप गौर करो, ये ऊपर भी एक तरह से जनरलाइज वेलोसिटी है, नीचे भी जनरलाइज वेलोसिटी है, क्यू आई डॉट ये जनरलाइज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दो जनरलाइज वेलोसिटीज की रेशियो आ गई, दो जनरलाइज वेलोसिटीज की रेशियो आ गई, तो पीछे तो जस्ट एक नंबर ही बचना है ना, तो वो चेंज के तौर पे मैंने लिख दिया कि डेल्टा के आई, के ऊपर था आई नीचे था, तो मैंने के आई के तौर पे लिख दिया। यहाँ पे जे आई, तो मैंने इसे भी, ये भी चूंकि आपके पास जनरलाइज वेलोसिटीज की रेशियो है, तो मैंने इसे आपके पास क्या लिख दिया, डेल्टा जे आई के तौर पे। समझ आ गई बात? अब जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ए जे के अंदर जरब खाएगा, दोनों फैक्टर से बारी बारी जरब खाएगा। अब यहाँ पे जो ए जे के और डेल्टा के आई आपस में जरब खाएंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे ए जे के डेल्टा जे आई से जरब खाएगा तो क्या बनाएगा, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए अलग कर दिया, आपको डायरेक्ट समझ आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे जी, ए जे के डेल्टा की आई, क्या ये मैजेंडा कलर में सारा ए जे की वैल्यू लिखी हुई है। अब आपने डेल्टा की आई भी जानना था, आपने कहा था कि ये रेशो है किस चीज की, भाई आपके पास डेल्टा क्यू के डॉट की और पार्शियल क्यू आई डॉट की, वो वैल्यू आपने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब आपने दोनों की वैल्यू लगा दी, एजे के की वैल्यू भी लगा दी और आपने जो डेल्टा के आई थी उसकी वैल्यू भी प्लेस कर दी यहाँ पे। अब सिंपल सा कंसेप्ट है, अब क्यू के ऊपर डॉट है, इसका मतलब टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट हो रहा है, नीचे वाले क्यू के ऊपर भी डॉट है, तो इसका मतलब आपने उस डॉट को टाइम के लिहाज से ओपन करके लिख दिया, यानी डिफरेंशियल की शक्ल दे ली। अगर मैं ऊपर नीचे इंटीग्रल कर लूं दोनों को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इंटीग्रल लेने से डी ओवर डी टी खत्म हो जाएगा, डी ओवर डी टी खत्म हो जाएगा, रिमेनिंग पार्शियल क्यू के और पार्शियल क्यू आई बचेगा, वो मैं लिख दूंगा। अब ये पार्शियल क्यू के इधर मौजूद पार्शियल क्यू के से कैंसिल हो जाएगा और ये पार्शियल क्यू आई नीचे आ जाएगा। समझ आ गई बात? अब यहां से एक चीज समझो जरा कि ये जो आपने एजे के बनाया था ये कैसे बनाया था, आपने डिवाइडिंग फैक्टर क्या लिखे थे, पार्शियल क्यू जे पार्शियल क्यू के, तो जे के आपके पास आ गया था ना, यानी ये जो आपने मैजेंडा कलर में लिखा हुआ है यहाँ पे डिवाइडिंग फैक्टर पार्शियल क्यू जे पार्शियल क्यू के था, तो आपने इसके नाम क्या दिया था, जे के। क्लियर? तो अब आप इसी सोच पे जरा यहाँ पे आ जाओ। अब रिमेनिंग फैक्टर नीचे डिवाइडिंग फैक्टर क्या है, पार्शियल क्यू जे पार्शियल क्यू आई, क्या मैं इसका नाम एजे आई नहीं दे सकता? अब इसी सोच पे एजे के जब जरब खाएगा डेल्टा जे आई से, तो वो मैंने डेल्टा जे आई की वैल्यू भी डाल दी, मैंने एजे के की वैल्यू भी डाल दी। वही डॉट है ऊपर, डॉट को आपने डिफरेंशियल की पैटर्न पे लिख लिया, डॉट को आपने टी के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दिया, इंटीग्रल करेंगे ऊपर नीचे तो आपके पास इंटीग्रल डेल्टा से खत्म हो जाएगा, इधर डिफरेंशियल से खत्म हो जाएगा, तो सिंपल पार्शियल क्यूजे और पार्शियल क्यू आई बचेगा। अब ये पार्शियल क्यूजे यहाँ पे पार्शियल क्यूजे मौजूद है, क्या ये से कट जाएगा, ये जो पार्शियल क्यू आई है उसके नीचे आ जाएगा, इसका मतलब अब जो ए है उसे के आई लिखा जा सकता है। तो अब आपको समझ आ रही है कि जब ये एजे के आपके पास डेल्टा के आई से जरब खाएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, एजे आई के। जब यहाँ पे एजे के डेल्टा जे आई से जरब खाएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, ए के आई के। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो वो अब आपके पास सिचुएशन क्या बन जाएगी, वो आ जाएगा आपके पास ए जे आई और ए के आई, वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब अगर आप दोनों साइडों पे क्यू आई डॉट से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी,
तो यहाँ पे तो ये लेफ्ट पे तो आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट पे भी मल्टीप्लाई किया, अगले स्टेप में अंदर चला जाएगा, मैंने अंदर दोनों फैक्टर्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करके रख दिया। अब आप क्या करने वाले हो, अब अगर आप इसे समिंग करो, ये जो आपने वैल्यू निकाल लिया है आई वैल्यू, आई वैल्यू के लिए सम करो, तो आप लिखोगे समेशन आई क्यू आई पार्शियल टी आई ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट, इधर भी समेशन आई कर दो क्योंकि दोनों साइडों पे आप करोगे ना। तो अब आपके पास जनाब जरा समझने वाला कंसेप्ट है कि जनाब ये जो अब आप फैक्टर लिखने वाले हो, यहां से जरा गौर करें, क्या जब आप इसको अंदर जरब देंगे, क्या यहाँ पे पहले फैक्टर में देखो कोई के वाली टर्म मौजूद है ना, कोई के वाली टर्म नहीं है। तो ये इसका ना जब ये समेशन इस पे आएगी पहले फैक्टर पे, तो के नहीं लिखना चाहिए। अब आई और जे बच गए ना, तो मैंने आई और जे के साथ वो फर्स्ट वाली टर्म लिख दी, समझ आ गई बात। तो अब अगली टर्म देखो, यहाँ पे आपको जे नहीं दिख रहा कोई, तो इसका ना ये समेशन जब अंदर जाके इसको मिलेगी तो इसमें से जे नहीं लिखना चाहिए, इसके साथ सिर्फ आई और के के साथ आना चाहिए, तो वो आई और के के साथ आ जाएगी। समझ आ गई बात कि यानी जब आप इस समेशन को इसके ऊपर समझते हैं तो इसमें से के मिसिंग है, तो के नहीं आएगा जब ये इस टर्म के साथ समेशन लिखी जाएगी, जब ये समेशन इसके साथ लिखी जाएगी तो जे नहीं आएगा। तो अब आपने आई के साथ उनको कंबाइन करके लिख दिया है। अब मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं सब आपके सफिक्स हैं, ये डमीज है। अब सिमेट्री है बेसिकली, क्योंकि एक नंबर आइडेंटिटी आपके पास क्वांटिटी शो कर रहे हैं ये, तो आप इसे किसी भी दूसरे नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं, मगर यहाँ पे अब हम ध्यान रखेंगे क्योंकि जे और आई है, तो मैं इसे किसी और नंबर से रिप्लेस कर सकता हूँ, जे और आई को से नहीं रिप्लेस कर सकता। यहाँ पे क्यू और आई है तो मैं कोई भी रिप्लेस कर सकता हूं, मगर क्यू और आई नहीं रिप्लेस कर सकता, यानी कि दोबारा से आई नहीं, क्यू के की जगह आई नहीं लगा सकता, या आई की जगह के नहीं लगा सकता, समझ रहे ना बात। यहाँ पे जे मौजूद है तो या आई है, तो मैं आई की जगह जे नहीं लगा सकता, या जे की जगह आई नहीं लगा सकता, कोई और समथिंग अदर कोई चीज मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूं इसके लिए, ठीक होगी बात। तो मैंने क्या किया जनाब कि पहले फैक्टर में आई था, मैंने आई को रिप्लेस कर दिया किससे, के से, यहाँ पे जो आई था उसको रिप्लेस कर दिया किससे, जे से। क्योंकि आप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कलर चेंज करके भी बताया, जहां जहां आई आ रहा था उसकी जगह मैंने के कर दिया, जहां जहां जे आ रहा था उसकी सॉरी आई आ रहा था उसकी जगह जे कर दिया। अब आप इन दोनों फैक्टर को जरा तसल्ली से देखो, ये तो आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए, इसका मतलब आप इनको 2 टाइम करके लिख सकते हैं। अब ये 2 दूसरी तरफ ले जाओ तो डिवाइडिंग फैक्टर हो जाएगा, बाकी क्या बच गया, वो जो इक्वेशन नंबर 5 बनाई थी कि दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो क्या ये सारे का सारा चीज काइनेटिक एनर्जी के तौर पे नहीं लिखी जा सकती, तो इसकी जगह टी आपने मेंशन कर दिया, तो ये इक्वेशन नंबर 6 बन गई जनाब, जो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आपने लिखी। ठीक है, टी बराबर है 1/2 समेशन आई क्यू आई डॉट, ये जनरलाइज वेलोसिटी को शो कर रहा है, पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट, यानी काइनेटिक एनर्जी आपने डिफरेंशियल लिया हुआ है किसके लिहाज से, क्यू आई डॉट के लिहाज से। तो ये इक्वेशन नंबर 6 बन गई। अब वो जो इक्वेशन 3 आई थी शुरू में, जिसमें से ये वाला फैक्टर बचा था जब कंस्ट्रेंट लगने से पहले, तो कंस्ट्रेंट लगने से पहले ये इक्वेशन 3 थी पूरी की पूरी। अब इसमें से जो मैं नीचे समझा भी रहा हूं कि जो पहला फैक्टर जिसे मैंने T2 का नाम दिया वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है जनरलाइज वेलोसिटी का। अब अगले में जो जिसे मैंने T1 का नाम दिया वो लीनियर इन वेलोसिटी है, और T0 जो है वो इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। यानी वो जो इक्वेशन 3 बनी थी जिसमें आपने जब कंस्ट्रेंट लगा के आखिरी 2 फैक्टर उड़ा दिए थे, उस इक्वेशन 3 को भी मैंने समझा रहा हूं कि वो टोटल आपके पास जनरल काइनेटिक एनर्जी आ रही है पूरे सिस्टम की, ठीक होगी बात। तो ये अब ये एक एक्स्ट्रा चीज थी, जब हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है कि काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपने डिस्कस की। बहुत अहम टॉपिक है, पेपर में आता होता है, तो आपको इसका टूल भी याद होना चाहिए। समझ आ गई बात। तो अब अगर आपको इसमें कोई पॉइंट कोई कंसेप्ट समझ ना आया हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।